नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन जोशी आपको आज एक नए विषय के साथ जय हिंद और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, भारत की प्राचीन गुरुकुल, सनातनी और वैदिक परंपरा जिस शिक्षा नीति के कारण भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और विश्व गुरु कहलाता था, उस शिक्षा पद्धति को किसने बर्बाद करने की सोची, किसके द्वारा उसका पतन किया गया, वो कौन से कारण थे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मित्रों, 23 जून 1757 को जब बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया, तो इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली राजनीतिक जीत मिली और उन्होंने इस जीत के साथ पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत में नए नए गवर्नर जनरल और वायसराय आते रहे और समय आगे बढ़ता गया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आए और 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध संवरण पत्र गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत किया। गवर्नर जनरल ने मैकाले की योग्यता से प्रभावित होकर उसे लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। 2 फरवरी 1835 के संवरण पत्र को गवर्नर जनरल ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। इस संवरण पत्र में प्रावधान था कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। सरकार स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल, कॉलेज ऐसे तैयार किए जाएं जो संपूर्ण रूप से अंग्रेजी माध्यम से हों। मैकाले की इस शिक्षा व्यवस्था के तहत भारत के कुछ उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों को ही तैयार करना था। ये भी एक साजिश थी जिससे एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता में अंग्रेज हो। यह वर्ग जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करेगा। मैकाले ने माना कि हिंदी संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी ज़्यादा व्यावहारिक है, ज़्यादा अच्छी है। मैकाले ने अपने संवरण पत्र द्वारा पश्चिमी सभ्यता को इस देश में थोपने का कार्य किया, जिससे भारतीय अपनी सभ्यता व संस्कृति को तिरस्कार की दृष्टि से देखें। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को बेकार व अविकसित बताते हुए इनका अपमान भी किया। फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। मैकाले ने भारतीय साहित्य और संस्कृत की तुलना यूरोप के किसी लाइब्रेरी के एक छोटी सी अलमारी से की, यानी कि हमारी सभ्यता संस्कृति को उसने नहीं के बराबर माना और भारतीय संस्कृति, धर्म की महानता, सहिष्णुता का अपमान भी किया। कलकत्ता मदरसा और बनारस के संस्कृत कॉलेजों जैसे
प्रसिद्ध विद्यालयों का संचालन बंद करवा दिया गया और मैकाले की नीति का खुलासा मैकाले ने जो अपने पिता को पत्र लिखे थे उनसे हुआ। वो अपने पत्र में अपने पिता को लिखता है, पिताजी, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर अंदर बंगाल के उच्च घरानों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं मिलेगा। अर्थात उसका ये प्लान था कि ये शिक्षा ऐसी होगी जिससे हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को समाप्त किया जा सके, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। उसकी राजधानी कोलकाता में थी और पहली भी विजय उनको कोलकाता में ही मिली थी, बंगाल में मिली थी। इस शिक्षा का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज खुलने लग गए। अंग्रेजी को सरकारी कार्यों की भाषा घोषित कर दिया गया और अंग्रेजी के महत्व को बहुत बढ़ा दिया गया। सरकारी नौकरी में भी जो अंग्रेजी जानते थे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाने लगी और भारतीय वैदिक सनातन शिक्षा पद्धति और आश्रम पद्धति, गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और इसका परिणाम ये हुआ कि हम अपनी शिक्षा से विमुख होते चले गए और अंग्रेजी शिक्षा को मजबूरी में लोग अपनाने लग गए और न हम अपनी प्राचीन संस्कृति के ही रहे और न ही अंग्रेजी के हो पाए। और इस नीति के, मैकाले की शिक्षा नीति के बहुत बड़े दोष थे। इनमें ब्रिटिश जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, उनकी शिक्षा की योजना अस्पष्ट थी, भारतीयों पर अंग्रेजी को थोप दिया गया था, स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा कर उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, भारतीय चरित्र के पूर्ण प्रतिकूल थी उनकी शिक्षा व्यवस्था और वैदिक और सनातन धर्म विहीन शिक्षा नीति बनाई गई, भारतीय संस्कृति और मूल्यों का तिरस्कार किया गया, शिक्षा पर ब्रिटिश हुकूमत का पूर्ण नियंत्रण रखा गया, आम जन की अपनी शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई, यानी कि लोकल शिक्षा को कोई सम्मान नहीं दिया गया, साम्राज्यवादी नीति का ही पूर्ण अनुसरण किया गया, भारतीय प्राचीन व स्थानीय व राष्ट्रीय बोली भाषाओं की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। तो मित्रों, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी देश के विकास को, सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो और व्यक्तिगत विकास हो, उसको हमेशा शिक्षा से ही आगे बढ़ाया जाता है। और शिक्षा प्रणाली का सीधा प्रभाव राष्ट्र के भविष्य व नागरिकों के विकास पर पड़ता है। गुरुकुल परंपरा हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, अर्थात शिक्षा की नींव वैदिक कालीन शिक्षा से ही पनपी और उत्पन्न हुई। गुरुकुल परंपरा की व्यावहारिक शिक्षा के कारण ही हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे, परंतु विदेशी आक्रांताओं के तांडव के कारण हमारी भारतीय शिक्षा को समाप्त किया गया। हम 8वीं और 9वीं सदी तक विश्व गुरु भी थे और सोने की चिड़िया भी थे। उसके बाद विदेशी आक्रांताओं और मुग़लों ने हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को समाप्त करके अपने मदरसे खोले और अरबी और उर्दू भाषा को उन्होंने प्रश्रय दिया और आगे बढ़ाया। तो मित्रों, भारत में सन 427 ईस्वी में विश्व का सबसे बड़ा और पहला आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय नालंदा में खोला गया और जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभाग थे और लेबोरेटरियाँ थी, लाइब्रेरियाँ थी जो कि भरी हुई थी। 10,000 छात्र पढ़ते थे और 1,000 से ज़्यादा शिक्षक उनको पढ़ाते थे। इसी
नालंदा विश्वविद्यालय को सन 1190 ईस्वी में तुर्क और अफ़गान सेनापति बख्तियार खिलजी ने आकर के तहस नहस करके जला दिया। ये इतना विशाल परिसर था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि 3 महीने तक ये धू धू करके जलता रहा, इसकी आग ही नहीं बुझी। और लाइब्रेरी 90,000 पुस्तकों से ज़्यादा किताबें, वैसे ही इससे भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ लाइब्रेरियों में मौजूद थी, और वो भी आग में धू धू करके 6 महीने तक बताते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही। तो बताइए हमारी शिक्षा और संस्कृति का कितना ह्रास किया गया। सभी के जहाँ पहले आक्रांताओं ने और मुग़लों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया, रही सही कसर मैकाले की स्मरण पत्र और शिक्षा नीति ने समाप्त कर दी। मित्रों, इसके तुरंत बाद भारत में मिशनरियों का जाल बिछ गया, उनका बोलबाला हो गया, पूरे देश में चर्चों की बौछार हो गई। इन्होंने लोगों को ईसाई बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धर्म पर परिवर्तन ही उनका मुख्य पेशा था, लेकिन बीच में उन्होंने इसको माध्यम बनाया अस्पताल, स्कूल और चर्चों के द्वारा। और उनके टारगेट कौन से थे? आदिवासी इलाके, गरीब इलाके जो संचार के संपर्क में नहीं थे, यातायात के साधन वहाँ नहीं थे, गरीब थे, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी। उन लोगों को इन्होंने हर प्रकार के प्रलोभन दे करके, लालच दे करके अपना शिकार बनाया और धर्म परिवर्तन कराया। वही मिशनरियाँ आज भी यहाँ पर सक्रिय हैं, बंद नहीं हुई हैं। तो मित्रों, हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमने कल्पना की थी कि हम एक ऐसा संविधान और ऐसी शिक्षा नीति को लाएंगे, उसको जन्म देंगे, जो कि हमारे भारत को वापस अपना पुराना वैभव दिला दे, पुरानी शान दिला दे। लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने, भविष्य द्रष्टाओं ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पूरे दुनिया के देशों के संविधानों से पता नहीं क्या क्या उसमें से लेकर के और एक संविधान तैयार कर दिया। बल्कि तैयार किया क्या, मुझे तो लगता है आज भी उसमें अंग्रेज़ों के ही ज़माने के ज़्यादा कानून चल रहे हैं। तो इन्होंने बनाया तो क्या बनाया, खैर जो भी उन्होंने बनाया हो, लेकिन उसमें भी हमारे पुरानी संस्कृति के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उल्टा उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था कर दी कि धारा 30A के तहत हम अपने किसी भी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, यानी कि अपने जो हमारी धार्मिक, नैतिक और गुरुकुल या आश्रम वाली पढ़ाई थी उसको हम नहीं कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, उसके विद्यालय नहीं खोल सकते हैं। तो जो बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी रही सही कसर थी वो इनके 30A आज़ाद भारत के कानून ने ख़त्म कर दी, जो आज भी लागू है। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस भारत को अगर दोबारा विश्वगुरु बनाना है, दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है, तो एक अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कृति से ही वो बन सकता है, जिसमें हम सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। हमें बुज़ुर्गों को प्रयास करना होगा कि अपने बच्चों को हम आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी वैदिक शिक्षा से भी उनको शिक्षित करें। और नए जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बहुत पढ़ें लिखें, आधुनिक शिक्षा लें, आधुनिक बनें, लेकिन साथ में अपने पुराने गौरव, पुरानी संस्कृति, पुरानी शिक्षा, पुराने रीति रिवाज और जो भी हमारे वैभव था, जिस वैभव में हम विश्व गुरु कहलाते थे, हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो उसको हम वापस तभी ला सकते हैं जब हमारी अपनी जो शिक्षा पद्धति है, अपनी संस्कृति है, उसको भी हम साथ में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उसको भी हम ग्रहण करें और उसका आचरण भी करें। और आज
शिक्षा संस्कृति नाम की चीज़ बहुत कम रह गई है। हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने जो संस्कृति है उसको नहीं मानते हैं। अपनी संस्कृति को मानने में हमें हमारे बच्चों को लज्जा महसूस होती है। इसलिए अपनी संस्कृति पर और अपने जो हमारी वैदिक और धार्मिक शिक्षाएं हैं, संस्कृति हैं, शिष्टाचार हैं, उन पर लज्जित हमें नहीं होना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ज़रूर अपने पुराने संस्कारों को भी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सीखेंगे और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने में और सोने की चिड़िया बनाने में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपसे इजाज़त लेता हूं और आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल फौजी अंकल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने भी वीडियोज़ मैंने इसमें अभी तक रिले किए हुए हैं अपने चैनल फौजी अंकल में, उनको देख के अपना ज्ञानवर्धन करें और आनंद लें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।